जय हिंद। ये इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको फ़ायदा ये होगा, जैसे में क्या होता है ना कि सभी टीचर अपने आप में बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हम किसी भी टीचर को बुराई नहीं करना चाह रहे हैं, बट आपको फ़ायदा आपको ये देखना है कि हमको कम समय में फ़ास्ट रिवीजन कहाँ पे हो जाए। जैसे मैं एक यूट्यूब पे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएँगे, बट आपको ये देखना है कि हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, हमें फ़ास्ट रिवीजन हो रहा है क्या? अब प्रीवियस इस क्वेश्चन पर आपको कमांड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि कभी इस तरह पढ़ लें, कभी उधर पढ़ लें, तो भाई आप सिलेक्शन से काफ़ी ज़्यादा दूर हो अभी। अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो कुछ लोग जो होते हैं, जो टिकटॉक वगैरह देखते हैं, जो अब खैर अभी तो बंद हो गया, रील्स वगैरह देखते हैं स्क्रॉल कर के, तो आप समझिए जल्दी उस चीज़ से बाहर निकलिए। जितना ज़्यादा उस चीज़ से बाहर निकलिएगा, उतना जल्दी आप लक्ष्य की ओर पहुँच जाइएगा। तो चलिए, बाकी तो आप समझदार खुद हैं ही। आगे बढ़ते हैं, अगले सेशन पर चलते हैं। क्या बोला गया है कि निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ चलते हैं। देखिएगा, निजी क्षेत्र भी चलेगा और सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर भी चलेगा। जैसे में अब हम बताते हैं, जैसे में निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और निजी सेक्टर क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है जिसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। निजी क्षेत्र में क्या होता है कि उत्पादन पर जो स्वामित्व होगा ना, यानी कहने का मतलब मालिक जो होगा ना, यानी कोई भी अगर चीज़ का मान लीजिए कि अब बंदूक उत्पादन कोई कर रहा है, तो ये बंदूक उत्पादन कौन करेगा? एक निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी करेगी, ठीक है? और यहाँ पे अगर कोई बंदूक उत्पादन कर रहा है, तो यहाँ भी कौन उत्पादन करेगा? तो यहाँ सरकार की कंपनी होगी, वो करेगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि वैसा व्यवस्था बताइए जहाँ पे आपको प्राइवेट सेक्टर भी का काम देखने को मिलता होगा और आपको किसका भी देखने को मिलता होगा? पब्लिक सेक्टर का भी काम देखने को मिलता होगा। तो उस तरह के अर्थव्यवस्था जो होते हैं ना, तो उस तरह की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। जैसे में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और अब तो समझ गए। तो यानी जो निजी क्षेत्र पर जो अधिकार रखता है, यानी प्राइवेट सेक्टर जो उत्पादन करता है, वो उस देश में होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है? पूंजीवादी। और जिस सिर्फ़ में सरकारी उत्पादन करता है, उस अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? तो उस अर्थव्यवस्था को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। डॉट क्लियर हो गया? चलिए, समझ में आ गया? और भारत में कौन-सा है? दोनों को अपनाया गया है। अब एक बात यहाँ पे और जानना चाहिए आपको कि यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो भारत सरकार मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब स्वीकार कर लिया था? तो देखिएगा, ये पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही क्या कर लिया था, भारत सरकार ने ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। समझ में आ गया? चलिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन प्रीवियस इसका है। तो इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? अब आपके सामने हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है? इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो चैनल का नाम है, जो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। और बाकी दुनियादारी से अभी आप कट करके रहिए। अभी आपका सिर्फ पढ़ने के पर्पज़ से आप सिर्फ पढ़िए, ठीक है? बाकी सब बाद में करने के लिए रहेगा, आप बाद में कीजिएगा। जब सिलेक्शन हो जाएगा तब। आगे देखिए, क्या बोला गया है कि केंद्र को सबसे अधिक मुद्रा प्राप्त होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, ठीक है? देखिएगा, इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो ये कैसा टैक्स है? तो ये कहिएगा कि डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है? डायरेक्ट टैक्स है। इससे सरकार को ज़्यादा पैसा नहीं आती है, ठीक है? मतलब कि ज़्यादा पैसा सबसे ज़्यादा पूछा है ना, आती है लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है। अब देखिएगा, ये कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं, यानी जैसे में अभी इंडिया है, इंडिया से अगर कोई सामान बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, तो इस सीमा पर एक शुल्क लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं सीमा शुल्क। अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है? कस्टम ड्यूटी। ये भी क्या अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है? चलिए, अब बात कर देते हैं उत्पादन शुल्क। ये भी कैसा कर है? तो कहिए कि ये अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा अगर प्रॉफ़िट होता है, तो यही उत्पाद कर से ही होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के अध्यक्ष होता है? योजना आयोग, अभी आप बताइएगा कि योजना आयोग का स्थापना कब होता है? तो कहिए कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना किया जाता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगर बात किया जाए, यानी प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो जवाहरलाल नेहरू होंगे, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री तो वही थे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और घूमेगा कि अच्छा, तो उपाध्यक्ष भी इसका होता है ना? तो हाँ, बिल्कुल होता है। तो उपाध्यक्ष इसका कौन थे प्रथम? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलज़ारी लाल नंदा। कौन थे? तो गुलज़ारी लाल नंदा, ठीक है? गुलज़ारी लाल नंदा। कोई दिक्कत है? नहीं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? प्रधानमंत्री, ठीक है? चलिए,
क्या बोला गया है कि कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो कोका कोला कंपनी जो है ये कहाँ की कंपनी है? तो ये कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। ये कौन सी कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। तो इसका हेडक्वार्टर पूछा है, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? अटलांटा में इसका हेडक्वार्टर है। तो अटलांटा कहाँ पे है? देखिएगा ऑप्शन में हम देखते हैं, ये है एटलांटा लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे क्या बोला गया है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिएगा कई बच्चे वित्त आयोग, यहाँ पे वित्त आयोग पूछा गया है, ठीक है। और योजना आयोग में काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, नहीं करना है, देखिए बताते हैं। योजना आयोग की अगर हम बात करते हैं, ये योजना आयोग, ये योजना आयोग का स्थापना कब होता है? तो कहिए कि योजना आयोग का स्थापना होता है 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ठीक है। लेकिन वित्त आयोग की अगर हम बात करते हैं, वित्त आयोग, तो ये वित्त आयोग का स्थापना होता है 1951 को, समझ गए। और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो कौन थे? तो केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। अब वित्त आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था है, इसका आर्टिकल 280 में इसका चर्चा किया गया है। लेकिन योजना आयोग की अगर हम बात करते हैं तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। तब तो मोदी जी ने 2014 में इसको खत्म कर दिया और इसके स्थान पर अब क्या लेके चला आया है? नीति आयोग। समझ में आ गया? कोई तो दिक्कत है? अब देखिएगा, अब हम वित्त आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो वित्त आयोग का स्थापना कब होता है? तो कहिए कि 1951 में इसका स्थापना किया जाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे, ठीक है। केसी नियोगी थे इसका प्रथम अध्यक्ष। अब बताइएगा कि इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो एक अध्यक्ष होगा और 4 वो क्या हो जाएगा? मेंबर होगा। ये सब का नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? तो कहिए कि 5 वर्ष के लिए होता है। प्रत्येक बार 5 वर्ष पर राष्ट्रपति जी जो है क्या करते हैं? आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करते हैं। अब पूछिएगा कि वित्त आयोग होता क्या है? जैसे में ये सिफारिश करता है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि कौन से मद में, यानी किससे कैसे-कैसे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको राज्य को टैक्स देना है, नहीं देना है, कैसे लेना है, नहीं लेना है। ये सब सलाह-मशवरा देता है, ठीक है? एक तरह से ये क्या कर सकते हैं? सलाह दे सकता है, ठीक है? और ये सलाह सरकार मानने के लिए बाध्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बाध्य नहीं है। समझ में आ गया? चलिए। इसका जवाब भी मिल गया होगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि किस देश का राष्ट्रीय आय, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, तो जिसका आपको, जिसमें जो व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाएगा तो क्या वो गरीब होगा? नहीं, अमीर होगा, यानी विकसित होगा। तो कौन सा हो जाएगा? विकसित, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। उत्पादन एवं आय गणना विधि, आर्थिक दृष्टिकोण, देखिएगा अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्पादन एवं आय गणना, जैसे में किसी चीज का हम उत्पादन करते हैं, ठीक है। और उत्पादन करते हैं तो इसका व्यवहारिक चीज है कि हाँ भैया हमने प्याज उत्पादन किया तो इतना हमें पैदा हुआ, गेहूं उत्पादन किया तो हमें इतना हुआ, कार बनाया तो हमें इतना हुआ, ठीक है। ये सभी का व्यवहारिक चीज है, तो कहिए कि हाँ। और वैज्ञानिक जो क्या करते हैं कि ये वैज्ञानिक क्या करते हैं कि आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा इस अभी सब का मूल्य निर्धारण करते हैं कि अच्छा ठीक है भैया, तुमने प्याज उत्पादन किया था कितने का, कै रुपये का? तो आप बोलिए कि हमने 1 लाख का प्याज उत्पादन किया। फिर अब कोई बोलेगा कि कार उत्पादन किए तो कितने का? तो वो बोलेगा कि हमने 1 करोड़ का उत्पादन किया। और इस सबको जोड़ देगा, ठीक है। तो ही आप क्या करेंगे? आप राष्ट्रीय आय निकालिएगा। और उसमें भी और सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें आपको टैक्स वगैरह को भी घटाना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम वो बताते चलेंगे, यानी लेकिन हमें अभी जो क्वेश्चन पे देखा गया है और इस सब का जो आप जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो क्या सहजता से कर रहे हैं ना? तो कहिए हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तब आप खुद बताइए कि आंसर कौन सा होना चाहिए, तब आपके सामने आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। समझ में आ गया? चलिए आगे क्या बोला गया है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? यानी लंबे समय के लिए, एकदम ढेर दिन के लिए देने वाली संस्था। 1919 ईस्वी में एक संस्था का स्थापना किया जाता है, उस संस्था का नाम क्या है? भूमि विकास बैंक। अब ये भूमि विकास बैंक क्या करती है पता है? ये भूमि विकास बैंक पता है क्या करती है? ये लंबे समय के लिए ऋण देती है कि ले भैया तुम ले जाओ, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि तुम्हें हमें इतना ही देना, लंबे समय के लिए देती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? अब देखिएगा, नहीं है पूछा गया है, ठीक है। बीमारू का मतलब समझ लीजिए, बीमारू, BIMARU, ठीक है। चलिए
ये BI से जानते हैं क्या होता है? बिहार होता है, यानी बिहार जो है बीमारू राज्य में आता है। बीमारू राज्य कहते किसे हैं? सबसे पहले तो ये होना चाहिए, यानी आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से वो क्या है? पिछड़ा हुआ राज्य है। आर्थिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है। वैसे राज्य को हम लोग कहते हैं बीमारू राज्य, ठीक है? तो कौन-कौन है बीमारू राज्य इंडिया में? तो सिर्फ और सिर्फ 5 ठो हैं, कौन है देख लेते हैं। कौन-कौन है जो देख लेते हैं। BI से क्या हो जाएगा? बीमारू हो गया, बीमारू में बिहार हो गया। M से हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। A से हो गया आपको उड़ीसा, कौन सा हो गया? उड़ीसा हो गया, ठीक है। और R से हो गया राजस्थान हो गया, और U से हो गया यूपी हो गया। समझ गए? 1 2 3 4 5 को मिल गया ना, यानी 5 को जो आपको है बीमारू राज्य है। समझ में आ गया? तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, कर्नाटका नहीं है। कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है? यानी टर्शियरी सेक्टर की बात बोला जा रहा है। तो देखिएगा, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर की हम बात करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? कृषि आता है, मत्स्य पालन आता है, खनन एसम वगैरह, उत्खनन वगैरह, ये सब क्या आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। यानी कच्चे माल जहाँ पे हम उत्पादन करते हैं उस सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो कहिए कि सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं? अब सेकेंडरी सेक्टर जो होगा, कच्चे माल के द्वारा कोई चीज उत्पादन करेगा, तो उस सेक्टर को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे। कहिएगा अच्छा नहीं समझ में आया, अब ही समझाते हैं। जैसे में मान लीजिए कि ये कोई लड़का है, ठीक है। अब ये है लड़का। अब ये लड़का क्या करता है कि गेहूं उत्पादन करता है। अब गेहूं उत्पादन करेगा तो ये तो कच्चा माल हो गया। अब ये कच्चा माल किसके अंतर्गत में? प्राइमरी सेक्टर में। और कोई कंपनी आप जैसे में मान लीजिए कि हैं और कंपनी स्टार्ट किए हैं बिस्किट बनाने का, और ये गेहूं का आप तो इस्तेमाल कीजिएगा ना जी बिस्किट बनाने में, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल करेंगे। अब तक ये गेहूं से आप बिस्किट बना दिए, यानी विनिर्माण कर दिए, एक रूप से दूसरे रूप में आपने बदल दिया, तो कहिए कि हाँ बदल तो दिया। तब ये वाले चीज हो गया सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत में आ गया, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत पता चल गया। टर्शियरी सेक्टर में सेवा क्षेत्र जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको डॉक्टरी वगैरह हो गया, टीचिंग वगैरह हो गया, ठीक है। आप कोई होटल वगैरह चला रहा है, या कोई ढाबा वगैरह चला रहा है, पर्यटक, ये सब आपको किस चीज में देखने को मिलेंगे? टर्शियरी सेक्टर में मिलेंगे, ठीक है। कोई नौकरी वगैरह कर रहा है, वो सब टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हमें यही पूछा गया था कि अब क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है? तो तीसरा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो सेवा क्षेत्र, अभी हमने चर्चा किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? यानी पैसा, 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 पैसा की बात किया जा रहा है। संस्थागत, संस्थागत यानी जो संस्था है, ठीक है ना। देखिए, दो तरह के होते हैं, एक असंगठित होते हैं, असंगठित होते हैं, और एक होता है संगठित। संगठित, तो देखिएगा, पैसा तो आपको असंगठित, संगठित में कौन कौन हो जाएगा? जितने भी वाणिज्यिक बैंक है वो सभी के सभी आपको क्या हो जाएंगे? संगठित है। यानी एक संगठन है, आपको डर नहीं है कि ये भाग नहीं जाएगा या अब देगा बढ़िया से, जब चाहे तब हम ले सकते हैं, है बैंक है, संगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र में आपको पता है रेट वगैरह सब फिक्स फाक्स है कि हाँ भैया इतना परसेंट आपको रेट देना पड़ेगा तब मिलेगा, संगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र में जानते हैं क्या? जैसे में आपको साहूकार देखने को मिल जाएगा, ठीक है। साहूकार वगैरह मिल जाएगा। वो क्या करता है कि देखो भैया हम तुमको इतना पैसा तो देंगे लेकिन इंटरेस्ट इतना लेंगे, और हो सकता है कि कुछ 2 महीना के बाद बोला कि ना इंटरेस्ट और बढ़ा दीजिए, नहीं तो फिर हमको पैसा दीजिए। तब क्या कीजिएगा कि पैसा तो है नहीं, तब क्या कीजिए करेगा? इंटरेस्ट बढ़ा देगा। तो ये सभी साहूकार हो गए, सेठ वगैरह, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? असंगठित क्षेत्र में, ठीक है, समझ गए। तो हमें पूछा था संगठित वित्त का साधन कौन है? तो संगठित कौन है? तो व्यावसायिक बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। महाजन, रिश्तेदार, सेठ, साहूकार, इसमें तो असंगठित में आ जाएंगे। रिश्तेदार से तो पैसा मांगना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन होता है? तो भारत का केंद्रीय बैंक की बात करते हैं तो केंद्रीय बैंक कौन है? तो कहिए कि आरबीआई है। तो आरबीआई एक्ट कब आता कब है? तो कहिए कि 1934 ईस्वी में आरबीआई एक्ट आता है, ठीक है। तो आरबीआई का स्थापना कब होता है? तो 1 अप्रैल को होता है, ठीक है, 1935 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। पता है, इसका मुख्यालय पहले कोलकाता में हुआ करता था, लेकिन फिर चेंज करके इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया? मुंबई। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि आरबीआई, आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई का प्रथम गवर्नर की बात करते हैं तो ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। अच्छा, तो कहिए कि भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? तो सीडी देशमुख, ये प्रथम भारतीय गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के।
आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे होंगे ना, आपको हम यकीन दिला रहे हैं कि बहुत चीज आपने सीख गया होगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर्स पर हमेशा कमांड करके रखिए, क्योंकि आप खुद एग्जामिनर मान लीजिए आप खुद क्वेश्चन सेट करने के लिए बैठे हैं, तो अब देखिएगा ना जी कि पीछे वाला क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, उसी रूप में आप दीजिएगा कि उठा करके आप यूपीएससी वाला डाल दीजिएगा, नहीं ना। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर्स पर कमांड कीजिए, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर आएगा प्रीवियस क्वेश्चन देखेगा, उसी से टॉपिक से उठा करके देगा। समझ में आ गया? चलिए, क्या बोला गया है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो वित्तीय राजधानी तो सभी को पता है कहाँ है, तो मुंबई है। आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी ऊर्जा किससे निकलता है? विद्युत से ऊर्जा नहीं निकलता है, बॉल आप बार रहे नहीं, पंखा चला रहे नहीं कि चला, तब कोयला, कोयला से तो आप खाना बना रहे नहीं, बिजली घर चल रहा है कि नहीं चल रहा, बहुत सारे। फिर उसका पेट्रोलियम से भी आपको ऊर्जा निकलता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है? मिश्रित अर्थव्यवस्था अभी हमने बताया कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का स्वामित्व उस पे है। ठीक है, तो अब देखिएगा भारत की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर की है, चीन की बात करते हैं तो ये साम्यवादी है, यहाँ पे क्या है? साम्यवादी है। ठीक है, लेकिन हम अमेरिका की बात करते हैं तो ऐसे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन कुछ है वहाँ पे जैसे में आप, अब अगर आपको इस पे आपको आंसर लगाना ही है, ठीक है, कि नहीं हमको आंसर लगाना ही है, ठीक है ना, 3 को ऑप्शन में से, तो आप कहाँ पे मारिएगा? ठीक, मिश्रित अर्थव्यवस्था तो चीन में तो है नहीं, तो आप चीन और अमेरिका में फंस सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक अमेरिका में कुछ प्राइवेट कंपनी के साथ-साथ में सरकारी कंपनियाँ भी हैं। ठीक है, तो आप ये वाला लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए, अगर लगाने की जिद करिए देगा तब। आगे क्या बोला गया है सो देखिएगा। अब बोला गया है 236। क्या बोला गया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो अभी हमने चर्चा किया 15 मार्च को हुआ था। कब? 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा पिछड़ा राज्य? केरल को? अरे भैया बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। पंजाब? नहीं। बिहार? इस बिल्कुल पिछड़ा राज्य है, अभी हमने चर्चा किया बीमारू राज्य में तो आता है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार का सबसे कम है, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे कम है। एक प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो सबसे अधिक किसका है? तो गोवा का। ये बदलते घटते रहता है। ठीक है, चलिए, क्या बोला गया कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो भारत का प्रमुख आर्थिक समस्या इतने ज्यादा गरीबी है कि आप सोच सकते हैं, प्लस में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्या बोला गया है कि सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? देखिएगा 1943 की अगर हम बात करते हैं तो उस समय बंगाल में बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था। कहा तो जाता है कि लगभग 20 से 30 मिलियन लोग, ये यहाँ पे मिलियन नहीं लाख में, ठीक है, ये मिलियन जैसे में क्या होता है ना कि देखिए बताते हैं, बिलियन, यहाँ पे रुक जाइए, इसको हटाते हैं। कहा तो जाता है 1943 में देखिए क्या आया था, ये बंगाल में अकाल आया था और लगभग लगभग की बात करते हैं तो 20 से 30 लाख लोग जो थे ना, 20 से 30 लाख लोग इस अकाल में मारे गए थे। समझिए कि इतना सारे लोग मारे जा रहे हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका कुछ नीतिगत फैसला जो लिया गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा, वो काफ़ी ज़्यादा घटिया था। आप इसके लिए बढ़िया-बढ़िया शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझ ही रहे हैं कि कितना बढ़िया आप सब शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं जो। आगे क्या बोला गया है कि उत्पाद के प्रमुख साधन कितने हैं? उत्पाद के, यानी उत्पाद जब आप करते हैं नहीं तो कितने साधन हैं? तो सबसे पहले आपको भूमि होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद में आपको पूंजी होना चाहिए, फिर उसके बाद में आपके पास श्रम होना चाहिए, उसके बाद में आपको साहसी व्यक्ति होना चाहिए, यानी घाटा हो जाए तो ऐसा नहीं कि झूल गए एकदम, इतना चीज होना चाहिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए, क्या बोला गया है कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन, यानी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो अभी हमने चर्चा किया भूमि। देखिएगा हम बार बार लिखते क्यों हैं, आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है ना। एक बार पढ़ लेने से याद नहीं होता है, बार बार उस चीज को रिवीजन करने से याद होता है। भूमि हमने देखा, फिर उसके बाद में हमने क्या देखा? पूंजी देखा, फिर उसके बाद में हमने श्रम देखा और फिर उसके बाद में साहसी देखा। तो ये सभी में सबसे इंपॉर्टेंट आपका भूमि है। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, उत्पादन करने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, ए, यानी और फिर हवेली पर।
आगे देखिएगा, निम्न में से कौन उत्पादक है? फिर कौन सा, जैसे में कौन है नीचे में जो उत्पादन कर सकता है? भिखारी क्या उत्पादन करेगा? क्या उत्पादन करता है? नहीं करता है। ठग उत्पादन करता है? नहीं। शराबी क्या उत्पादन करता है? कुछ नहीं। बढ़ी उत्पादन करता है। जैसे में आपके पास में कोई फर्नीचर है तो उसको टेबल बनाएगा, कुर्सी बनाएगा, ठीक है, खिड़की बनाएगा, दरवाजा बनाएगा, ये उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है, यानी मानव का पूंजी नहीं है? प्रबंधन, मैनेजमेंट आप कर रहे हैं किसी चीज को लेकर के, जैसे में आप मैनेजमेंट कर रहे हैं कि नहीं भाई हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, एकदम फास्ट फास्ट रिवीजन करेंगे, चीजों को बार बार रिवीजन करते रहेंगे, यानी आपको मैनेजमेंट बनाए हुआ है। प्रशिक्षण ले रहे हैं यानी पढ़ाई कर रहे हैं, स्वास्थ्य आपका बढ़िया है तो मानव पूंजी है। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, दमा खो की खांसी धैले है, समझ में नहीं आ रहा है, बेड पर बैठे हुए हैं, तो वो आपका मानव पूंजी नहीं है। अविवेक है यानी मंद बुद्धि है, एकदम मंगरू है, ठीक है। तब जब जब मंद बुद्धि का व्यक्ति है, ठीक है, एकदम लोल है, तो क्या आप उसको मानव पूंजी कहिएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे बोलते हैं? सबसे पहले यानी एक कंपनी जो है वो कई देशों में वो है, ठीक है, कई देशों में उसका ब्रांच खुला हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो व्यापार कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा कंपनी है? कोका कोला सभी देश में है, अमेरिका की कंपनी देखिए सभी देश में है, सभी देश में आपको इसको ब्रांड देखने को मिलेगा। सैमसंग सभी देश में आपको मिलता है, ठीक है। तो एक फोर्ड मोटर्स ये भी सभी देश में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए, पहले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो ये कोका कोला ने खरीद लिया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए, क्या बोला गया है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? देखिएगा, अच्छा बात है, बात करते हैं ना, जैसे में आपको मेटल है, कोई भी मेटल है और वो मेटल आपको शुद्ध है या मिलावटी है, तो उसको जांच करने के लिए भारत सरकार ने क्या करती है कि 2008 को एक जारी करती है सूचना कि इसके अनुसार आपको सभी शुद्ध मेटल चीज पर आपको क्या करना लगाना पड़ेगा? हॉलमार्क लगाना पड़ेगा। हॉलमार्क, हॉलमार्क से ये पता चल जाएगा कि वो कितना शुद्ध है कि नहीं है, ठीक है। यानी जो आपको मेटल पर आपको जो देखेगा शुद्धता की जांच करने के लिए, वो आपको हॉलमार्क, जैसे में आप जाते होंगे तो आप हॉलमार्क देखते होंगे कि हाँ किसका इस पे हॉलमार्क लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अगर लगा हुआ रहता तबे आप लेते हैं, ठीक है। अब पूछेगा तो इसका आंसर तो मिल गया कि हॉलमार्क। अब पूछेगा कि एक मार्क क्या होता है? जैसे में कृषि उत्पाद जब आप कर रहे हैं तो कृषि उत्पाद की चीजों की शुद्धता, ठीक है, उसको जांचने के लिए आपको उस पर क्या लगा हुआ रहता है? एक मार्क लगा हुआ था, जो उस पर जो आपको लगा हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं? एक मार्क। तो यानी कृषि उत्पादों पर लगेगा, डेयरी वगैरह इस सब पर लगेगा। अब आईएस मार्क किस पर लगता है? जैसे में आप इलेक्ट्रॉनिक सामान उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, सीमेंट उत्पादन कर रहे हैं, तो ये सभी चीज पर आपको आईएसआई मार्क लगेगा। और हाँ, कुछ चीज पर आपको, जैसे में कुछ खाद्य चीज पर भी आपको आईएसआई मार्क लगा हुआ मिलेगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपके सामने हो जाएगा ए, एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? गैर संस्थागत, गैर यानी संस्थागत नहीं है, अभी हमने बताया संस्थागत एक ठो गैर संस्थागत, तो गैर संस्थागत कौन? लोकप्रिय, जो सबसे जम आसानी से दे दे, यानी सबसे ज्यादा जो उसको नाम जानता हो, तो कौन सा है? महाजन। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? यानी ग्लोबलाइजेशन की बात कहा जा रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन के एक है, जानते हैं कौन कौन से हैं? एक जो आपको मिलेगा आर्थिक आर्थिक वैश्वीकरण, और एक मिलेगा आपको सांस्कृतिक वैश्वीकरण, ठीक है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण दो तरह के, ऐसे तो 4 तरह के हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो 2 ही हैं, ठीक है, बुक के हिसाब से। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या बोला गया है कि नई आर्थिक नीति किससे सम्मिलित किया गया था? नई आर्थिक नीति कब आया था? तो कहिए कि 24 अप्रैल को आया था, ठीक है, ठीक है। कब आया था? तो 1991 में आया था। अब ये पता है 24 अप्रैल 1991 को जब आया था, 1991 को जब आया था, तो 1991 में पता है ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन को क्या किया गया था? घोषणा किया गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या बोला गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब हुआ? घोषणा कब होता है? तो देखिएगा 24 दिसंबर
24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषित किया गया था, ठीक है। और इसीलिए उपभोक्ता अधिकार दिवस आप लोग कब मनाते हैं, तो बोलिए कि 24 दिसंबर को। ये इस बार का जो बिहार पुलिस हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना यहाँ पे कि आपको फास्ट रिवीजन भी होते चल रहा होगा। खैर अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करके रखे हुए होंगे तब आपको तो फायदा हो रहा होगा, नहीं रखे हुए होंगे तो कभी इस पे उस पे, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, तो कुछ फायदा नहीं होने जाना। क्या बोला गया है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क लगता है। अब बताइए, शिकायत करने के लिए भी हमको पैसा देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। चलिए, भारत में वित्तीय वर्ष कब है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। आसान क्वेश्चन पर हम टाइम बिल्कुल नहीं देंगे। व्यावसायिक बैंक के, अब देखिएगा जहाँ पे हम क्या चर्चा करते हैं, जैसे में 19 जुलाई की बात करते हैं, 1969 ईस्वी को 14 गो बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण मतलब समझते हैं, सरकार ले लेती है कि भैया दे दो हमको। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये कब की बात है, तो ये है 19 जुलाई की, ठीक है। कब, 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 15 अप्रैल की बात करते हैं तो 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 6 गो बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। कितने बैंक का, 6 गो का। और इसमें जो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था ना, तो इसी में व्यावसायिक बैंक का भी क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए, क्या बोला गया है कि निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है, तो कौन सा हो गया उपयोगी है, बीपीएल कार्ड। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए में एपीएल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीपीएल कार्ड, ठीक है। चलिए, आगे क्या बोला गया है कि शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी। अब देखिएगा, भारत में गरीबी का निर्धारण करने के लिए यह बताया गया है कि जो 2100 कैलोरी, यानी शहरी वाले जो लोग हैं 2100 कैलोरी अगर ले ले रहे हैं तो समझिए कि वो गरीब नहीं है। 2100 कैलोरी मतलब कि डेली जो भोजन कर रहे हैं, 2100 कैलोरी का भोजन कर रहे हैं, तो समझिए कि वो गरीब नहीं है। उससे कम में अगर भोजन कर रहे हैं तो समझिए कि वो गरीब है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी वाले व्यक्ति जो कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो गरीबी नहीं है। यानी निर्धारण करने शहरी क्षेत्र के लिए कौन सा, 2100, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400, ऑप्शन नंबर यहाँ शहरी पूछा है, एक। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि SGSY, यानी इसका फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है स्वर्ण, ठीक है। एस से हो गया स्वर्ण जयंती, ठीक है, एस से स्वर्ण जयंती, और जी से हो गया ग्राम, ठीक है। और फिर एस से हो गया स्वरोजगार, स्वरोजगार, और वाई से हो गया आपको योजना, ठीक है। समझ में आ गया, कौन कौन सा स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना का शुरुआत कब होता है, तो ये शुरुआत होता है अप्रैल 99 में, ठीक है। 1999 में इसका क्या किया जाता है, अप्रैल 1999 में इसका स्थापना किया जाता है, यानी शुरुआत किया जाता है, स्थापना नहीं, शुरुआत किया जाता है। ये योजना है तो योजना का क्या करेगा, स्थापना किया जाएगा, शुरुआत किया जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 2 देखने को मिलेगा। क्या बोला गया है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। देखिएगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन सी हुई है, औद्योगिकरण, काफी ज्यादा औद्योगिक डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो अब बताइए कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब होती है, तो 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1948 को क्या किया जाता है, प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा किया जाता है। द्वितीय औद्योगिक नीति का घोषणा होता है 1956 ईस्वी को, ठीक है। और तृतीय तो पता है, यह है कि 1991 में हो ही जाता है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो कम से कम एक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता ही है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर कुछ त्रुटियां रहा होगा हम उस पर जरूर अमल करेंगे बहुत जल्द ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और दिल खोल करके पढ़िए, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, फाजुल चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जीने का मजा तभी होता है जब एक हाथ में नौकरी हो, दूसरे हाथ में छोकरी हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।